दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब क्लाइमेट चेंज आपने जो प्रीलिम्स में पढ़ा है वो काफी डिफरेंट है जो आपको मेंस में पूछा जाता है। जैसे यहां पर प्रीवियसली यूपीएससी ने आपसे इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। अब यहां पर इसका क्या इंपैक्ट है इंडिया के ऊपर, साथ के साथ 2 एरिया के ऊपर फोकस किया गया है, यहां पे एक हिमालय और एक कोस्टल स्टेट्स। तो यहां पर इन टोटल आपको पूरा इंडियन पर्सपेक्टिव से पूछा है सिवाय इस पहले पॉइंट के। नेक्स्ट इज आपको UNFCCC के बारे में पता होगा, वहां से क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आता है। क्योटो प्रोटोकॉल में 2-4 चीजें हैं आपकी, जैसे कार्बन क्रेडिट के बारे में बात की गई, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में बात की गई है। तो उसके बारे में ये आपकी एक क्वेश्चन है और यहां पर ये डिस्कस करने के लिए कहा है कि इंडिया के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें जो एनर्जी डिमांड है उसको इंडिया कैसे फुलफिल कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी रिसेंट टाइम में भी आपको देखने को मिल रहा है, कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए थे द हिंदू में और दोनों ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिकॉज यहां पर अगर आप देखें ग्लासगो कन्वेंशन के ऊपर अभी रिसेंट टाइम में बहुत सा फोकस रहा है। अब यहां से निकल के आता है आपका नेट जीरो का कॉन्सेप्ट। अब नेट जीरो का कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स में तो नहीं पूछा, मेरे को लगा कि शायद यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ ले, बट अब प्रीलिम्स में नहीं पूछा तो कोशिश यूपीएससी की ये रहेगी कि मेंस में आपको इस टॉपिक पे घेरे। अब दूसरी चीज यहां पर आप देखेंगे इंडिया में कोल पावर प्लांट के बारे में एक गाइडलाइन इशू की गई थी, जहां पर इन्हें जो चिमनीज वगैरह से धुआं निकलता है इनका, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल डिवाइसेस लगाने की बात की गई थी। अब इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है और एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि क्या इंडिया के पास राइट है कोल बर्न करने का और एनवायरमेंट को पोल्यूट करने का। तो कुछ इस तरह के आर्टिकल कोल के बारे में भी पब्लिश हुए जहां पर आप इस चीज से लिंक कर सकते हो। साथ के साथ पेरिस एग्रीमेंट के भी कुछ आर्टिकल में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जहां पर आपका ये जो कार्बन क्रेडिट वाले जो पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जेपोडाइज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जैसे जो भी आपके पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंदर पॉइंटर्स रखे गए हैं उसमें अब क्या हुआ है कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों को ही वो फुलफिल करने पड़ेंगे। जैसे इंडिया ने कहा कि हम अपनी जीडीपी जो इंटेंसिटी है एमिशन की दैट वी विल रिड्यूस टू 1/3। अब इसकी जो हमने प्लेज दी है इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। अब अगर हम ये काम करते हैं तो इसकी वजह से कुछ जो हम एफर्ट्स लगा रहे हैं जैसे एफॉरेस्टेशन या सोलर पावर प्लांट, इससे जितने भी कार्बन क्रेडिट्स वगैरह के पॉइंट्स वगैरह इकट्ठे होते हैं अब वो बेचने के लिए तो नहीं बचेंगे क्योंकि हमें अपना भी क्रेडिट पूरा करना है। अब उसके बाद अगर कुछ बचता है तो हम उसे बेच पाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं वो भी चीजें कुछ आर्टिकल में हिंदू में पब्लिश हुई थी तो उनके बारे में भी बात करेंगे। यानी इन होलिस्टिक मैनर हम अभी 1-1.5 साल में क्या हुआ है क्लाइमेट चेंज के अंदर उसको हम कवर करेंगे। अब इसमें मैं कुछ अज्यूम करके चल रहा हूं, कुछ चीजें आप अपनी तरफ से याद करके आए होंगे आज के लेक्चर से पहले। जैसे आपको पता होगा कि जो आपका रियो अर्थ समिट है वो कब हुआ था, उसके बाद क्या क्या मेजर आपकी यहां पर इसके अंदर जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए कौन कौन से मेजर कन्वेंशंस वगैरह हुए थे, कॉन्फ्रेंस हुई थी और उनके थोड़े बहुत आउटकम आपको पता होने चाहिए। बट इन शॉर्ट अगर आपको नहीं भी पता तो मैं एक हैंडआउट दे दूंगा, उस हैंडआउट से आपको काफी इजी हो जाएगा। आप एक बार ब्रशअप कर लेना और साथ के साथ इस चीज को रीड कर लोगे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इससे आपके बहुत से डाउट्स जो है मेंस के वो क्लियर होने वाले हैं। अब यहां पर हम एक बार समझ लेते हैं कि किस तरह से हम इस टॉपिक को टारगेट करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें यहां पर हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो डाटा है उसको समझें। जैसे अभी रिसेंटली आईपीसीसी की रिपोर्ट पब्लिश हुई है। अब इस आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि अभी हाल फिलहाल में जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो राइज कर चुका है 1.1 डिग्री सेल्सियस तक। आने वाले 2030 तक ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रीच कर जाएगा, मतलब उससे पहले भी हो सकता है ये, क्योंकि जिस हिसाब से एमिशन लेवल चल रहा है तो मे बी वी विल बी अटेनिंग दिस टेम्परेचर बाय 2030। अब अगर बाय मिड ऑफ द सेंचुरी अगर हमने नेट जीरो अचीव नहीं किया तो कहीं ना कहीं अर्थ के ऊपर जो चेंजेस होंगे वो परमानेंट भी हो सकते हैं। बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी अगर एफर्ट्स इतने ही
कम रहे तो यहां पर आप देखेंगे 2.1 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर राइज कर सकता है। तो ऐसा आईपीसीसी की रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है। साथ ही साथ एक हम हमेशा से बात, इंडिया जिसका पक्षधर हमेशा से रहा है, चाइना भी ऑल्दो इस चीज में हमारा थोड़ा बहुत सपोर्ट करता है, ऑल्दो ऐसा देखा बहुत कम जाता है कि चाइना भी हमारा सपोर्ट करे, बट एक चीज हम हमेशा कहते हैं कि देयर शुड बी डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि देखिए ऐसा है कि हिस्टोरिकल जो पोल्यूटर्स हैं आपके, जैसे यूएसए हो गए, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, ये ज्यादा पोल्यूट करके गए हैं। हम तो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की रेस में आए हैं, हम तो एक छोटे से बच्चे हैं इस रेस के। अब अगर हम यहां पर अपनी जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कुछ चेंजेस लेके आते हैं तो इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इंपैक्ट पड़ेगा। और एक मेजर सेगमेंट, क्योंकि देखिए यूएसए में पॉवर्टी लेवल बहुत कम है, बट इंडिया में ऑलमोस्ट 1/5 पॉपुलेशन आपकी पॉवर्टी लाइन के बिलो है ऑलमोस्ट। अब यहां पर चलो आप 1/4 कह लीजिए। अब यहां पर होगा क्या कि अगर हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर कहीं ना कहीं वर्क करेंगे तो इससे इंडिया का जो डेवलपमेंट ग्रोथ के ऊपर जो इंपैक्ट है वो बहुत लार्ज होने वाला है और इससे बहुत बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। नाउ दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली जो ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं कार्बन जो आपका एमिशन वगैरह है पर कैपिटा एमिशन, दैट इज समवेयर अराउंड 6.4 टन्स। मतलब एक इंसान यानी मैं एक रोज में कम से कम मतलब एक साल में 6.4 टन कार्बन एमिशन करता हूं। अब यहां पर आप एक चीज समझिए कि इंडिया का जो कार्बन एमिशन है दैट इज लेस देन 1.5 टन। तो कहीं ना कहीं इंडिया तो 1/3, आप ये कह लीजिए लेस देन 2 टन लिख दीजिए, यहां पे 1.5 भी छोड़िए, 2 टन से कम है यहां पे। अब ये देखिए आप ऑलमोस्ट 1/3 कह रहे हैं कि इंडिया का एमिशन पर कैपिटा के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल पर कैपिटा एमिशन है उससे तो हम 1/3 नीचे हैं। बट अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या आ जाती है टर्म, एक टर्म आती है कि भैया ये तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट 2.5 टाइम ज्यादा इससे एमिट कर रहे हैं। तो आप इस चीज के बीच में डिफरेंशिएट करके देखिए कि भैया क्लाइमेट जस्टिस कहां पे है। हम इस क्लाइमेट जस्टिस टर्म को भी समझेंगे, बट आप एक चीज समझिए कि यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि भाई अगर डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि वहां पर क्या देख रहे हो आप, लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए दे आर डूइंग सच अ ह्यूज एमिशन। मतलब उन्हें कोई लेना देना नहीं है डेवलपमेंट वगैरह से, उनके यहां पर डेवलपमेंट हो चुकी है। जब उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था तो उन्होंने जितना चाइना ने अभी 10 सालों में एमिट किया है उससे ज्यादा एमिट किया था, ऐसा कई रिपोर्ट्स में पब्लिश हुआ है। उसके अलावा कई धांधलेबाजी भी है, जैसे मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि ओईसीडी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि हमने ऑलमोस्ट 60 से 70 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए क्लाइमेट चेंज में। बट एक और रिपोर्ट ऑक्सफैम की ये कहती है, ऑक्सफैम की, कि भैया इन्होंने तो सिर्फ मात्र 19 से लेके 21 बिलियन डॉलर तक ही इन्वेस्ट किए हैं क्लाइमेट चेंज में, जिसे बढ़ा चढ़ाकर इतना बता रहे हैं। मतलब अगर डेवलप्ड कंट्रीज आपके इंडिया में या कहीं भी किसी और देश में टॉयलेट भी बनवाती हैं तो वो भी क्लाइमेट चेंज के अंडर काउंट कर देती है कि हमारा वो इन्वेस्टमेंट कहां था, क्लाइमेट चेंज के अंडर था। तो कहीं ना कहीं ये जो फर्जीवाड़ा ये कर रहे हैं इसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो रखा है, और कैसे ये आप डिफरेंस सॉर्ट आउट कर सकते हैं हम इसके बारे में भी जानेंगे। मतलब आप कंटेक्स्ट समझ गए ना कि डेवलप्ड कंट्रीज कह रहे हैं कि भैया ये डेवलपिंग कंट्रीज आजकल ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, चाइना का नाम लेते हैं, हमारा नाम लेते हैं, बट पर कैपिटा ऑल्दो हमारा जो क्यूमुलेटिव एमिशन है उसमें हम 3rd नंबर पे आते हैं, बट पर कैपिटा एमिशन में तो हम बहुत नीचे आते हैं। कई यूरोपियन कंट्रीज छोटी छोटी हमसे ऊपर है, because they are consuming electricity या whatever resources for the greed। जैसे एक महात्मा गांधी जी का कोट है, there is enough for everyone's need but not for greed। और ये वेस्टर्न साइड जो कह लीजिए मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है, एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि मटेरियलिज्म क्या होता है कि आप चीजों से प्यार कर रहे हैं, तो यहां पर वो जो चीजों से प्यार है लाइक कंज्यूम करने की, जो रिसोर्सेज को कंज्यूम करने की टेंडेंसी है, बिकॉज ऑफ विच कहीं ना कहीं प्लैनेट अब अनसस्टेनेबल है। किसी गरीब के घर में चूल्हा जलाने से क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, बट बेफालतू में ईंधन जलाने से उससे आपका क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं ये जो वेस्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए
आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होटल में खाना खाने जाते हैं। अब होटल में जब खाना खाने जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है कि बहुत सा खाना वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह के जो खाना वेस्ट करते हो आप, उससे कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आती है, उससे कहीं ना कहीं रिसोर्स की वेस्टफुलनेस की प्रॉब्लम आती है। इन जनरल आई वांट टू से कि भैया ये जो डिबेट है आज जो हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ऑल्दो दो फ्रंट पे रहेगी, एक डेवलप्ड कंट्रीज का पॉइंट ऑफ व्यू, एक होगा डेवलपिंग कंट्रीज का पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे एंड पे हम देखेंगे कि एक वेस्टफुल जो आप कहते हैं मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है, एक ईस्ट की सोसाइटी है जो इतना ज्यादा रिसोर्सेज जिसके पास नहीं है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में गरीबों की सोच ये नहीं है कि मैं महंगी कारों में घूमूं या कुछ करूं, उनका है रोटी कपड़ा मकान भी मिल जाए, एक डिसेंट सी लाइफ मिल जाए, दैट इज इनफ अभी भी, क्योंकि बहुत से लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होती। तो अगर हम क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत कड़े कदम लेंगे तो इससे हमारे कहीं ना कहीं जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं हम जो कहते हैं कि बहुत से लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनको उठाने में कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहां पर इंडियन पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस करेंगे और हमारा फोकस कहीं ना कहीं इन दो पॉइंट्स पे रहेगा। आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। देखिए, अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो यहां पर आपको दो चीजों को समझना होगा। पहला, वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क होता है। अगर हम बात करें क्लाइमेट की ना, तो क्लाइमेट आपके लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो सबसे पहले आप उस एरिया के क्लाइमेट देखते हैं कि कैसा है। मान लीजिए मैंने अगर मनाली घूमने जाना है तो मेरे को वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन पसंद आते तो मैं मनाली घूमने जाता हूं। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हाँ यार जून का महीना है, यार दिल्ली चलते हैं, दिल्ली बहुत अच्छी जगह है। अरे भैया, दिल्ली में उस समय आग लग रही होती है, मतलब इतनी गर्मी होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन रिप्रेजेंट्स आपके लॉन्ग टर्म वेदर, मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन को। क्लाइमेटिक जो आप बात कर रहे हैं क्लाइमेट की, तो वो आपका लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। वेदर की बात करें तो वो डे टू डे फिनोमेना को रिप्रेजेंट करता है, डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं कि आज बारिश हो रही है, कल नहीं हुई, परसों हो रही है, उसके बाद नहीं हुई। तो मतलब ये जो आपकी बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, धूप निकल रही है, फॉग पड़ रही है, कुछ भी है, दैट इज योर कहीं ना कहीं वेदर। वो डे टू डे आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। और वेदर कई बार आपके लोकल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहां पर आप देखते हैं कि एक एरिया के, मतलब एक छोटे एरिया के डे टू डे टेम्परेचर को हम क्या कह देते हैं, वेदर फिनोमेना, मतलब डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन को वेदर कह देते हैं। और उसी एरिया के मान लीजिए लॉन्ग टर्म अगर हम देखते हैं, 50-60 साल का रिकॉर्ड देखते हैं और उसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन को उस बेसिस पे जज करते हैं, दैट इज क्लाइमेट। तो आपको अब ये तो समझ में आ गया कि क्लाइमेट चेंज क्या है। ये एक लॉन्ग टर्म चेंज है आपके किसमें, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। हो सकता है जिसको हम कहीं ना कहीं वापस कर भी सके, रिवर्स कर भी सके, और हो सकता है नहीं भी कर सके। अब यहां पर आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में दूसरी चीज समझनी होगी, दैट इज कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बीच में क्या फर्क है। मतलब एक करता है, एक कारक है। फॉर एग्जांपल, आप सभी को पता होगा कि एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज मिलती हैं। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेज मिलती हैं, ये क्या करती है, आपकी जो जैसे ऊपर से सनलाइट आ रही होती है, नीचे अर्थ की सरफेस से वापस रेडिएट होती है, लॉन्ग रेंज की फॉर्म में, शॉर्ट रेंज की फॉर्म में आती है, लॉन्ग रेंज की फॉर्म में ऊपर जा रही होती है। अब जब ये आपकी एनर्जी ऊपर जा रही होती है तो ये ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती है आपकी इस एनर्जी को, और इससे आपकी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ऑल्दो पहले ये 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती थी, बट हाल ही के दिनों में, मतलब बात करें पोस्ट 1950s की, तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर आपका एकदम से रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, और यही हमारी प्रॉब्लम की जड़ है। अब यहां पर भी दो थॉट प्रोसेसेस आ जाते हैं, दो सेट ऑफ पीपल आ जाते हैं। एक जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरा है आपके जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेटा, जो छोटी सी बच्ची है ना आपके स्कैंडिनेवियन कंट्री की, जो बहुत क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करती है। मैं उनके बारे में ही बात कर रहा हूं। अब यहां पर आप एक चीज समझिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस थॉट प्रोसेस से बिलोंग करते हैं वो ये कहते हैं कि भैया क्लाइमेट चेंज एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं, ये तो पहले भी होता आया था, अब भी हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं। अब इसके लिए ये तथ्य देते क्या, कहते कि भैया ग्लेशिएशन हुई थी, उसके बाद ग्लेशिएशन रिट्रीटिंग के बारे में आपने सुना होगा ज्योग्राफी में। देखिए
एक समय पे आप ये देखते हैं कि पूरी अर्थ बर्फ से ढकी हुई है, उसके बाद वो ग्लेशियर मेल्ट करते हैं, तो वहां पर भी तो टेम्परेचर राइज हुआ, तभी तो वो आइस मेल्ट करी ना। तो ये कहते हैं कि भैया ये आज से पहले भी, बहुत साल पहले भी हो चुके हैं और अब भी हो रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट दूसरी थॉट प्रोसेस के लोग थोड़े अलग हैं। अब ये थोड़ी रिपोर्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे आईपीसीसी की रिपोर्ट्स वगैरह आ गई, या और भी बहुत से इंस्टीट्यूशन की रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह आती है, उसके ऊपर ये पूरा जोर डालते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, आप कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज पहले भी हुआ, आज भी हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। बट दो चीजों के ऊपर हमारे को इससे फर्क पड़ रहा है। पहली चीज, एंथ्रोपोजेनिक जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उसकी वजह से, बिकॉज एंथ्रोपोजेनिक कारणों की वजह से जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रिवर्स कर पाना थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। दूसरी चीज यहां पर, द रेट एट विच दिस क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग दैट इज ऑल्सो वरीसम। मतलब कहीं ना कहीं ये भी आपको प्रॉब्लम में डालने वाला है, क्योंकि पहले जो आपका जो मेल्टिंग वगैरह का प्रोसेस था, इट टुक टाइम और वहां पर लाइफ को थ्राइव करने का पॉसिबिलिटी थी। बट अभी जो चेंज आ रहा है दैट इज गोना बी वेरी ह्यूज, एकदम से रैपिड चेंज हो रहा है और इसकी वजह से आने वाले सालों में भी बहुत सा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जो आपके नेचुरल क्लाइमेटीज वगैरह हैं, जैसे साइक्लोन, फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स एंड इवन और भी बहुत सी प्रॉब्लम, जैसे ड्रॉट्स हो गए, हीट वेव्स होगी। जैसे इस साल की बात कर रहे, इस साल आपने देखा होगा कि एकदम मार्च में एकदम से गर्मी बढ़ी और अभी तक कोई खास बारिश नहीं हुई है। अब ये जो मौसम चल रहा है, ये जो मौसम में बदलाव चल रहा है, दैट इज गोना क्रिएट प्रॉब्लम। और इसकी प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो देयर गोना बी 4 सेट ऑफ प्रॉब्लम। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए, इसको हम अगर डिवाइड करें तो 3-4 सेट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ज्यादा में भी कर सकते हैं ऑल्दो। जैसे एक सेट आता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे, आप सभी को पता होगा कि जैसे, चलो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम से पहले ह्यूमन के ऊपर क्या प्रॉब्लम पड़ने वाली है, हेल्थ की। हेल्थ की कैसे, देखिए अभी तक हमने बात की थी कि मलेरिया, डेंगू वगैरह आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल एरिया में। अब आपके जो टेम्परेट एरिया है वहां पर भी, क्योंकि अब क्लाइमेट आपका गर्म होने लग गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि हीट का इंपैक्ट रहेगा, तो उन एरिया में भी आपको मच्छर जैसे चीजें देखने को मिलेंगी। अब वहां पर भी मलेरिया, चिकनगुनिया वगैरह ये बुखार पहुंचेंगे, तो इससे ह्यूमन की ससेप्टेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज होगी कहीं ना कहीं। अब ह्यूमन और ज्यादा वल्नरेबल होने वाला है। साथ के साथ हीट स्ट्रोक से बहुत सी प्रॉब्लम होती है, ब्रेन हेमरेज से लेके और भी बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी एक प्रॉब्लम रहेगी। साथ के साथ जैसे ह्यूमन प्रोडक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं आपकी डिक्लाइन हो जाएगी अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज होता है तो। बिकॉज जितनी गर्मी होती है ना, उतने ही कम आप वर्क करने की आपकी नीयत होती है। बिकॉज जितनी गर्मी होती है तो आधा टाइम तो आपको ये रहता है कि एनर्जी लेवल लो है, कि अंदर बॉडी में वो वाटर रिटेंशन नहीं हो पाती, तो बॉडी थकी थकी सी महसूस करती है, तो जिसकी वजह से ह्यूमन प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी। अब ह्यूमन प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी तो इससे इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी इससे सफर करेगी। साथ के साथ इकोनॉमी के ऊपर अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। बिकॉज आप देखेंगे नेचुरल क्लेमिटी आएंगी, फ्लड्स आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे और ड्रॉट्स वगैरह, ये सब चीजों के कारण आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत सा इंपैक्ट पड़ेगा। अब तीसरी चीज यहां पर इकोनॉमी में आप क्या देखते हैं कि जो कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं अभी जो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से तालमेल कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन चल रही है। बट अभी हम देख रहे हैं कि रिसेंट टाइम में जो मतलब 2019 आया था, 2020 आया था, इस दौरान हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं कंट्रीज अपनी खुद की इकोनॉमी पे ऊपर फोकस करने लग गए। जैसे हमने आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि यूएसए फर्स्ट। तो ऐसी जो इनवर्ड पॉलिसीज हैं वो जो बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्लोज इकोनॉमीज होने के कारण आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे कि जो इंपोर्ट्स की वैल्यू है वो तो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वैल्यूज है वो तो डिक्लाइन करेगी, बट ओवरऑल जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, क्योंकि एफडीआई वगैरह नहीं होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी, तो इसकी वजह से जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं जैसे स्मॉल आइलैंड नेशंस, तो इनके ऊपर बहुत सा इंपैक्ट पड़ेगा। बिकॉज इनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, ये डिपेंड करते हैं टूरिज्म के ऊपर, और अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा, इनकी इकोनॉमी के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब एक और चीज यहां पर आ जाती है, जैसे बात करें सोशल एंगल की,
तो सोशल एंगल पे भी बहुत सी प्रॉब्लम आएगी। अब आप सभी को पता होगा कि लाइक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ा डेजर्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है? अफ्रीका में। अब अफ्रीका में मान लीजिए डेजर्ट एक कंडीशन है और वो डेजर्ट एक्सपैंड भी कर रहा है आपका। अब क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो उसके बाद आप देखेंगे कि इस एरिया में टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होगा तो जो इस एरिया में लोग रह रहे हैं उन्हें पानी नहीं मिलेगा, खेती से पैदावार अच्छी नहीं होगी, तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा माइग्रेशन। अब ज्यादातर मान लीजिए अगर आपके इन कंट्रीज में कुछ प्रॉब्लम होती है तो ज्यादातर लोग भागने की कोशिश करते हैं यूरोप की तरफ या अदर डेवलप्ड उनसे बेटर नेशंस की तरफ। अब इससे माइग्रेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो उससे सोशल टेंशन कहीं ना कहीं ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। अब ये सोशल टेंशन आप दो एंड पे देख सकते हैं। एक तो अमंग कंट्रीज, मतलब दो कंट्रीज के बीच में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जैसे मान लीजिए जर्मनी में लोग भाग के चले गए, कहां से? मान लीजिए मोरक्को में आपके पानी की कमी होगी तो यहां से जर्मनी में लोग भाग के चले गए, तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है माइग्रेशन, दैट विल क्रिएट टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कुछ पॉलिटिकल किलिंग्स के कारण कुछ लोग भाग के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, जैसे आपको रोहिंग्यास के बारे में पता होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम होगी तो सामने वाली कंट्री, क्योंकि हर एक के पास एक कॉन्सेप्ट आता है सन ऑफ सॉइल, मतलब जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर इंडिजिनस पीपल का सबसे पहला अधिकार है, जिसके कारण लोकल पीपल और इनके बीच में टेंशन जनरेट होगी। अब दूसरा प्रॉब्लम आता है विद इन द स्टेट। अब ऐसे कैसे? आप जैसे सभी जानते हैं कि इंडिया का ज्योग्राफिकल जो एरिया है, यहां पर आप अगर कोस्टल एरिया की बात करें, सॉरी मैप थोड़ा अजीब सा बन गया, यहां पर अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें तो लगभग 7500 किलोमीटर का हमारा कोस्टल एरिया है। मतलब आप टेरिटोरियल पार्ट और उसको आइलैंड्स वगैरह के पार्ट को, मेनलैंड और आइलैंड्स के पार्ट को दोनों को मिला लें तो लगभग इतना एरिया है। और ये एरिया नहीं है, ये वनरेबल एरिया है, क्योंकि यहां पर अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आप देखेंगे कि वाटर कहीं ना कहीं इंट्रूड करेगा लैंड की तरफ, क्योंकि सी लेवल राइज करेगा। अब अगर ऐसा होगा तो ये जो कोस्टल एरिया से लोग हैं ये भाग के किस तरफ जाएंगे? ये भाग के टुवर्ड्स द मेनलैंड जाएंगे, सेंटर पार्ट की तरफ, और इसकी वजह से रिसोर्सेज के लिए टेंशन क्रिएट होगी, तो कहीं ना कहीं सोसाइटल प्रॉब्लम भी आ सकती है इससे। और इससे एक प्रॉब्लम यहां से जनरेट होगी क्योंकि लोग यहां से माइग्रेट करेंगे, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होगी, अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। इकोनॉमी के हिसाब से अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके पास तो देन इट विल क्रिएट अनदर सेट ऑफ प्रॉब्लम इन इकोनॉमी, दैट इज पॉवर्टी। और उसके अलावा जैसे यहां पर पॉवर्टी इंक्रीज होगी तो इससे बहुत सी चीजों के ऊपर और भी इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, दैट इज मतलब कहीं ना कहीं आप इन सभी पॉइंट्स को अभी तक आपस में लिंक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट की, वैसे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात करें तब भी चलेगा, आप देखेंगे एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत सा इंपैक्ट पड़ने वाला है। बिकॉज आप देख रहे हैं कि जो लैंड, जो आपका रेनफॉल पैटर्न है वो काफी इरेटिक हो चुका है। इरेटिक इन द सेंस कि भैया 1 या 2 दिन में आपकी बहुत सी बारिश हो जाती है, फिर हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक आपकी बारिश नहीं होती। अब इस तरह का इरेटिक पैटर्न चलेगा तो कैसे आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो पैदावार है वो कैसे चलेगी? क्योंकि आप एक चीज समझिए कि एग्रीकल्चर में आपको यूनिफॉर्म सा जैसे कुछ चीजें चाहिए होती है, जैसे टेम्परेचर ठीक ठाक रहे, बारिश ऐसा ना हो कि एकदम से बहुत ज्यादा होगी और फिर काफी दिनों तक बारिश ना आए, क्योंकि इससे आपकी जो क्रॉप है वो स्ट्रेस में आएगी, और स्ट्रेस में आएगी तो इससे प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं आपकी डिक्लाइन कर जाएगी। तो यहाँ पर इन जनरल अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। बट इंडिया को इससे क्या लेना देना? भैया 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन दिस सेक्टर, तो कहीं ना कहीं इंडिया के किसान जो हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। और उसमें से भी अगर मैं आपको कहूं कि जो ड्राई लैंड फार्मिंग है वो ऑलमोस्ट 50% इंडिया में परफॉर्म की जाती है। एग्रीकल्चर में इरिगेशन की प्रैक्टिसेस जो हैं वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है इंडिया में। मतलब इंडिया में मॉनसून डिपेंडेंट बहुत ज्यादा खेत मिलते हैं जिन्हें हम ड्राई लैंड कहते हैं, और वहां पर आपको इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलना है। ऑल्दो इसके बारे में, इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे। अभी हम इन जनरल देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज से किस किस तरह की प्रॉब्लम आ सकते हैं सोसाइटी में। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम ऑन द एग्रीकल्चर साइड। अब इसमें पॉलिटी में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे आप देखेंगे कि सन ऑफ सॉइल की जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह आते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई हम किसी भी बाहर वालों को H1B1 वीजा नहीं देंगे, क्योंकि हमें जो इन हाउस या उनकी विद इन द यूएस से जो लोग हैं उनको नौकरी देने की सोचनी है।
तो यहां पर अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी वजह से पॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज होगी। जैसे आप देखते हैं कि महाराष्ट्र जैसी स्टेट में जो काफी अगर हम बात करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से जो एरिया है काफी अच्छा है, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र की अच्छी स्टेट्स में काउंटिंग होती है, तो वहां पर आप देखते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को प्रमोट करते हैं कि भैया इंडिजिनस जो वहां के लोग हैं वहां पर उनको नौकरी मिले रादर देन जो बाहर से आके वहां पर नौकरी कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आप देखेंगे पॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हो सकती है। अब इसकी वजह से ही आप देखेंगे वर्ल्ड में एक और सेट ऑफ प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, होने क्या वाली है, हो रही है। आपने फ्रीक्वेंटली सुना होगा वाटर स्ट्रेस के बारे में, तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। अब क्यों? देखिए इंडिया में हम कहते हैं 3 मेजर रिवर्स हैं जो बारहमासी हैं। अब बारहमासी रिवर्स में आ जाती है आपकी गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो 2 चीजें होंगी यहां पर। पहली चीज, आपके जो ग्लेशियर है वो मेल्ट करेंगे तो आपके रिवर्स के अंदर फ्लडिंग की सिचुएशन रहेगी। मतलब अभी शॉर्टर ड्यूरेशन में आपकी रिवर्स में पानी ज्यादा रहेगा, बट ऑन अ लॉन्गर रन अगर देखें ग्लेशियर क्योंकि मेल्ट हो रहे हैं तो इसके बाद ये रिवर्स सीजनल हो जाएंगी। यहां पर आपको ज्यादा क्या नहीं देखने को मिलेगा, मतलब पानी नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी प्रॉब्लम, ग्लेशियर जब मेल्ट करेंगे तो जैसे चमोली में हुआ था, या आपने एक चीज कॉन्सेप्ट सुना होगा ग्लेशियर आउटबर्स्ट लेक के बारे में, तो वो जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज यहां पर क्या होता है ग्लेशियर आउटबर्स्ट लेक में, जैसे मान लीजिए ग्लेशियर है, बीच में से मेल्ट कर गया, बार की आइस पड़ी है, एक बार ये आपका ग्लेशियर हल्का सा टूटा तो ये सारा पानी बहकर नीचे आएगा और इसे कहते हैं हम फ्लैश फ्लड्स वगैरह के फॉर्म में आएगा। तो यहां पर बहुत सी डिस्ट्रक्शन कर सकता है डाउनस्ट्रीम एरिया में, तो डिजास्टर की प्रॉब्लम आ सकती है। अब तीसरी चीज, रेनफॉल में भी आपको वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी, बिकॉज कुछ एरिया में तो रेनफॉल इंक्रीज करेगी, वेयर एज कुछ जो एरिया आपके इंटीरियर में होंगे उनमें रेनफॉल कम देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर हम बात करें तो मुंबई वगैरह सेगमेंट में आपको बारिश ज्यादा देखने को मिलेगी, बिकॉज वार्म एयर होंगी तो यहां पर क्या होगा कि वो समुद्र से पानी लेके आएंगी, मॉइस्चर लेके आएंगी और आपके वेस्ट कोस्ट की साइड पे रेनफॉल ज्यादा हो जाएगी, बट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी ज्यादा रहेगी। बट अगर हम बात करें वेस्टर्न साइड की, नॉर्थ वेस्टर्न साइड की, जहां पर आपकी पंजाब जैसी स्टेट आती है, हरियाणा जैसी स्टेट आती है, यहां पर क्योंकि रेनफॉल आपको बहुत एंड में पहुंचता है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी तब तक क्योंकि डिक्रीज हो जाती है, तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि इन एरिया में इतनी ज्यादा आपको वो नहीं देखने को मिलेगी, रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर आप ये देखते हैं कि इस तरह से ये क्लाइमेट चेंज आपके बहुत से एंगल्स के ऊपर इंपैक्ट करने वाला है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे, बट पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हम और क्या क्या पढ़ सकते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन ने एक अभी रिसेंटली डाटा दिया था, उसमें ये कहा गया था कि वर्ल्ड की जो रिचेस्ट 1% पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट इतना रिसोर्सेज कंज्यूम करती है जितनी आपकी जो 50% बॉटम 50% है उसका डबल। मतलब मान लो ये जो 1% है ये 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो बॉटम वाले जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ 50 यूनिट को ही इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो 1% है ये इतना वेस्टफुल यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। अब यहां पर एक और चीज आपको याद रखनी है, दैट इज कि एक एग्जाम्पल आपको हमेशा कुछ एक एग्जाम्पल कोट करने होते हैं, तो यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा क्लाइमेट चेंज के लिए। जैसे आपने अभी रिसेंटली रशिया के साइबेरिया वाले पार्ट में देखा होगा कि यहां पर आपको विंटर में टेम्परेचर हाई देखने को मिला, और साथ के साथ इस एरिया में आपको क्या रिलेटिवली टेम्परेचर हाई था, बट साथ के साथ आपको वाइल्ड फायर्स देखने को मिले, और ये चीज आपको नॉर्थ अमेरिका में भी देखने को मिली है, और जिसकी वजह से टेंशन हमारी काफी इंक्रीज हो चुकी है, बिकॉज -40 डिग्री सेल्सियस जहां पर हो रहा है और वहां पर आपकी वाइल्ड फायर जैसी घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक सीरियस कंसर्न है। बिकॉज एक तो यहां पर एक चीज देखिए, साइबेरिया वाले पार्ट में आपको ज्यादातर आइस देखने को मिलती है, और आइस के ऊपर जब आपकी जो स्मोक है, स्मोक भी नहीं कहूंगा मैं, स्मोक पार्टिकल्स कहूंगा, ये आकर डिपॉजिट होंगे, तो इससे जो आपकी मेल्टिंग है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी इन ग्लेशियर्स की, क्योंकि अल्बेडो वैल्यू डिक्लाइन करेगी और वो प्रॉब्लम और ज्यादा इनहैंस करने वाली है। एक पॉजिटिव फीडबैक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से आइस मेल्ट होगी, और आइस मेल्ट होने की वजह से आपकी जो एमिशन है मीथेन वगैरह जैसी गैसों का वो इंक्रीज होगा, और उसके कारण आप ये देखेंगे कि और ज्यादा मेल्टिंग होगी आइस की।
अब यहां पर ये जो वाइल्ड फायर है, पहली सेट ऑफ प्रॉब्लम तो ये कर रहा है कि भैया स्मोक वगैरह, मतलब जो आपके स्मोक क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से अल्बिडो डिक्लाइन हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहां पर जो बोरल फॉरेस्ट है ना, ये आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस फॉरेस्ट है जो आपको देखने को मिलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ। और बोरल फॉरेस्ट आपकी पेपर इंडस्ट्रीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोग इस एरिया में लंबरजैकिंग परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका लाइवलीहुड भी इसके ऊपर डिपेंड है। तो लाइवलीहुड के ऊपर भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा और ऑल्दो इन्वायरमेंट के ऊपर तो इंपैक्ट है ही है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, एक कॉन्सेप्ट है नेट जीरो का। हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे सो दैट एंड में जब हम पूरा प्रिसाइज सब कुछ जान लेंगे प्रिसाइजली, उसके बाद हम एक बेहतर आंसर लिख पाएंगे। तो नेट जीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि लाइक जो नेट जीरो है, नेट जीरो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कार्बन एमिशन बिल्कुल जीरो कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जितना आप एमिशन कर रहे हैं उतना ही अगर आप अब्सॉर्ब कर लें, दैट इज समहाउ वी कैन से कि ये क्या हो गया आपका नेट जीरो कार्बन एमिशन। अब नेट जीरो में हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें दो सेट ऑफ टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आप यूज कर सकते हैं नेचुरल वे, एक आप कर सकते हैं आर्टिफिशियल वे या ह्यूमन मेड मेथड्स। अब नेचुरल वे कैसे, अब जैसे आप अगर यहां पर तीन चार चीजों को प्रमोट कर दीजिए, जैसे आप वेटलैंड्स को प्रमोट कीजिए। वेटलैंड आपके नेचुरल जो कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन है, इनकी कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन की कैपेबिलिटी काफी अच्छी है। साथ के साथ आप एफॉरेस्टेशन वगैरह को प्रमोट कर देते हैं। साथ के साथ यहां पर आप अपने एमिशन लेवल को ऑटोमेटिकली कम कर देते हैं, फॉसिल फ्यूल को कम बर्न कर रहे हैं। दैट इज यू आर डूइंग इट इन अ नेचुरल वे। लेकिन दूसरा तरीका भी है। अब मान लो मैं एक ऐसा, आपने कई बार न्यूज आर्टिकल में पढ़ा होगा, ऑल्दो मेरे को नहीं पता ये प्रोटोटाइप बनते हैं पर जाते कहाँ हैं। बट एक चीज समझिए, कई बार आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में हमने एक सोलर लीफ डेवलप की है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगी आपकी वाटर में और कुछ और चीजों में। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जो ये हम आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, दैट इज कमिंग अंडर दिस पार्ट। अब इसमें कई फ्रंट पे आप वर्क कर सकते हो। जैसे पहली चीज यहां पर आप वर्क कर सकते हो कैसे हम सोलर रेडिएशन को कम करें, ठीक है जी, और दूसरा हम कैसे कार्बन एमिशन को कम करें। अब सोलर रेडिएशन को कम करने का मतलब क्या होता है, आपने एक मूवी देखी होगी, क्रिस एवंस की है, मेरे को मूवी का तो अब नाम नहीं याद आ रहा। उसमें ना एक ट्रेन के ऊपर जो पॉपुलेशन बचती है वही एक्चुअल पॉपुलेशन बची होती है वर्ल्ड में, और वो गलती क्या करते हैं, वो सोलर रेडिएशन को कम करने के लिए कुछ जैसे सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं जो अर्थ को कवर कर देते हैं, सन को वापस रिफ्लेक्ट कर रही होती है। अब इन्हों को थोड़ा अंदाजा नहीं लग पाया कि कितना हमें लाइक सन को कवर करना है कितना नहीं, जिसकी कैलकुलेटिव मिस्टेक के कारण आप देखते हैं कि अर्थ के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा ड्रॉप कर गया। अब ये नेचुरल वे में भी हो जाता है कई बार। जैसे आपने सुना होगा एक बारी कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुई, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जैसे जो स्मोक पार्टिकल्स हैं, स्मोक पार्टिकल्स वो एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन अर्थ में नहीं पहुंच पाती, और इसकी वजह से आप देखते हैं कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन भी करता है। बट ऑल्दो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये जो आपके स्मोक पार्टिकल है ये बर्फ के ऊपर डिपॉजिट होंगे, अल्बिडो वैल्यू डिक्लाइन करेगी, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली लॉन्गर रन में आपके क्लाइमेट इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब यहां पर आप सोलर रेडिएशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एक तरीका ये है जिससे आपकी कहीं ना कहीं, क्योंकि कम लाइट अर्थ पे आएगी तो इससे क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट, मतलब कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ये जो सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम इलाज किसका कर रहे हैं, यहां पर हम चोट का इलाज नहीं कर रहे, हम सिर्फ दर्द का इलाज कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए मेरे को बुखार है और बुखार का इलाज नहीं हो रहा है, यहाँ पर मेरे को दवाई कुछ और ही दी जा रही है। ऑल्दो सिम्टम की दवाई दी जा रही है, वो सिम्टम ठीक भी हो रहे हैं, जैसे बुखार के कारण मेरे सिर में दर्द है तो मेरे को सिर दर्द की दवाई दी जा रही है यहाँ पे। वेयर एज अगर हम बात करें एक्चुअल में कारण क्या है, कार्बन प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप देखें प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कार्बन की परसेंटेज थी एटमॉस्फेयर में, दैट वाज अराउंड 200 पार्ट पर मिलियंस। बट आज की डेट में अगर बात की जाए तो ये 410 पार्ट पर मिलियन पे पहुंच गया है। तो प्रॉब्लम तो यहां पर बहुत बड़ी है। हम क्या कर रहे हैं, उसका छोटा सा सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि सोलर रेडिएशन को अर्थ तक ना पहुंचने दें। बट
एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके लिए हम कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन टेक्निक्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं, जिससे हम एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बन जैसे गैसेस को रिमूव कर सके। अब मैं हर बार कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा हूं, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि कार्बन की बात होती है, मीथेन की बात नहीं होती इतनी, ना आपकी फ्लोरोनेटेड गैसेस हैं उनकी बात होती है, वाटर वेपर्स की भी बात नहीं होती। तो ऐसा क्यों? देखिए, पहला चीज, सबसे अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन। तो जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फोकस हमारा किसके ऊपर जाता है? कार्बन के ऊपर। दूसरी प्रॉब्लम, कार्बन की जो शेल्फ लाइफ है दैट इज ह्यूज, मतलब 100 साल तक ये 100-200 साल तक ये रह सकते हैं, तो दैट इज व्हाई इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। वाटर वेपर की बात करें तो ये आज है कल नहीं, वाटर वेपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ऑल्दो 90% आपका जैसे एयर है उसके अंदर कई बार वाटर वेपर्स होते हैं और वो भी ग्लोबल वार्मिंग में एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं, बट वाटर वेपर कैन बी लाइक कभी कम हो सकते, कभी ज्यादा हो सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इतना नहीं करते जितना कार्बन डाइऑक्साइड करते। तो दैट्स व्हाई हमारा फोकस जनरली किसके ऊपर रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। तो यहां पर आप ये तो समझ गए हैं कि किस तरह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल ये सब कुछ चल रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करें नेट जीरो अचीव करने की, तो टाइम इज राइट नाउ, मतलब ये जो अभी हाल का 10 साल है ना, मतलब अगर हम बात करें आने वाले 10 साल, क्योंकि ग्लासगो वाज आवर लास्ट अटेम्प्ट, अगर अभी भी हम फेल होते हैं तो आने वाले 10 साल में अगर कुछ नहीं हो पाया तो इस क्लाइमेट चेंज को रोक पाने में हम नाकामयाब होने वाले हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बाय द मिड ऑफ द सेंचुरी अगर नेट जीरो अचीव नहीं हो पाता तो इसकी वजह से आप ये देखेंगे कि चाहते ना चाहते हुए भी जो टेम्परेचर राइज है दैट विल बी अराउंड 1.8 डिग्री सेल्सियस या इसके बियॉन्ड भी हो सकता है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आईपीसीसी कहती है। अब यहां पर अगर ये टेम्परेचर इतना राइज हो जाता है तो इसके बाद इरिवर्सिबल चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी कहीं ना कहीं ऐसे चेंजेस हो जाएंगे जिसके बाद पॉजिटिव फीडबैक साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो आर्टिक वगैरह में आइस वगैरह मेल्ट करेगी। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उस परमाफ्रॉस्ट में आपका बहुत सी चीजें दफन है, जैसे आपकी बहुत सी मीथेन वहां पर कहीं ना कहीं दफन है, और अगर वो इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से आप ये देखेंगे कि ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत सा कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ने वाला है।